नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 4 के चक्रव्यूह में। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जल जीवन मिशन योजना इस वक्त भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। दरअसल सोनभद्र में जल जीवन मिशन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, जहां पेयजल योजना में बड़ा खेल हुआ। 200 करोड़ की अमावर पेयजल योजना में यह बड़ा खेल हुआ है, जिसमें 64 ग्राम सभाओं में पेयजल आपूर्ति करने वाली ये योजना थी और इस योजना में अफसरों ने अपना खेल कर दिया, भ्रष्टाचार कर दिया। 44 साल से अधूरे पड़े कनहर डैम से अमावर पेयजल योजना को जोड़ दिया गया। अब ऐसे में जो डैम जब पिछले 44 सालों से नहीं बना, वो आखिर कैसे 2 करोड़ लीटर पानी की प्रतिदिन आपूर्ति करेगा, ये सवाल इस वक्त बन रहा है। और तस्वीर भी आपको दिखा रहे लगातार। पिछले 44 सालों से ये डैम बन ही रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, धरातल पर तैयार ही नहीं हुआ है अमावर पेयजल योजना का पूरा ड्राफ्ट। बरसाती नदी से 12 महीने आखिर कैसे जलापूर्ति की जाएगी, ये सवाल इस वक्त बन रहा है। बिना डैम तैयार हुए बिछा दी गई है पूरी पाइपलाइन। अभी डैम तैयार नहीं हुआ है, लेकिन पाइपलाइन बिछा दी गई है, लोगों के घरों तक पाइपलाइन पहुंच चुकी है। 2 महीने बाद अमावर पेयजल योजना का जो समय है वो पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो डैम तैयार नहीं हुआ है। और इस डैम से आखिर कैसे जल की आपूर्ति की जाएगी, ये सवाल इस वक्त उठ रहा है। 44 साल से अधूरा पड़ा डैम आखिर कब पूरा होगा, ये अभी तक किसी को नहीं मालूम। तो जिसमें कहीं ना कहीं 200 करोड़ की योजना जो है वो अधर में लटक गई है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह तमाम दावे करते रहे और अफसरों ने इस दौरान खेल कर दिया है। सीडीओ सोनभद्र सौरभ गंगवार ने जांच के आदेश दे दिए। इस पूरे मामले में सीडीओ सौरभ गंगवार ने 6 अधिकारियों की टीम बनाई है। योजना फेल होते ही अधिकारियों ने अपना पैंतरा बदल दिया। डैम से जलापूर्ति में फेल होने के बाद अब इंटेक वेल से जलापूर्ति का दावा इस वक्त अधिकारियों की तरफ से किया जा रहा है। और हर रोज 2 करोड़ लीटर पानी आपूर्ति कैसे होगी, इसका कोई भी जवाब अफसरों के पास नहीं है। तो जल जीवन मिशन योजना जो है वो इस वक्त भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। 200 करोड़ की ये योजना जो कि इस वक्त अधल में लटक गई है। पाइपलाइन बिछा दी गई है, लेकिन अभी तक डैम बनकर तैयार नहीं हुआ है। पिछले 44 सालों से ये डैम बन ही रहा है, लेकिन अभी तक डैम बनकर तैयार नहीं हुआ है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हरियाणा से, जहां पर सूरजकुंड में गृह मंत्रियों की तरफ से ये चिंतन शिविर का आयोजन इस वक्त किया जा रहा है। देश की आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा पर चिंतन शिविर का ये आयोजन है, जिसमें कानून व्यवस्था समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने भी इस चिंतन शिविर को संबोधित किया। सुरक्षा पर गृह मंत्रियों की तरफ से ये चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिनों का ये चिंतन शिविर था और इसका आज दूसरा और अंतिम दिन है। देश की आंतरिक सुरक्षा पर चिंतन शिविर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने भी इसे संबोधित किया है। और इस दौरान पीएम ने कहा कि चुनौतियों के बीच देश की एकता सशक्त रही है। सभी राज्य एक दूसरे से सीखें, प्रेरणा लें। आने वाले 25 साल अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। गुलामी की हर सोच से मुक्ति का लक्ष्य है। भारत के सामर्थ्य का विस्तार हो रहा है। राज्य आपस में तालमेल से काम करें। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के विकास से कानून व्यवस्था का सीधा संबंध है। कानून व्यवस्था सिर्फ एक राज्य के दायरे में नहीं, अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल भी हो रहे हैं। अपराधी तकनीक का गलत इस्तेमाल करते हैं। राज्यों की एजेंसियां तालमेल बनाकर रखें। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ में भी लोगों का विश्वास बढ़ा है। राज्यों में विकास का वातावरण बेहद जरूरी है। देश की बेहतरी के लिए मिलकर काम करें। तो ये तमाम बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस चिंतन शिविर के संबोधन में कही हैं। सूरजकुंड में हो रहा गृह मंत्रियों का ये चिंतन शिविर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक उत्तम उदाहरण है। हर एक राज्य एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे से प्रेरणा ले, देश की बेहतरी के लिए मिलजुल करके काम करें। ये संविधान की भी भावना है और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व भी है।
साथियों, आजादी का अमृत काल हमारे सामने है। आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। सूरज कुंड उत्सव का माहौल है। ओणम, ईद, दशहरा, दुर्गा पूजा, दीपावली सहित अनेक उत्सव शांति और सौहार्द के साथ देशवासियों ने मनाए हैं। अभी छठ पूजा समेत कई अन्य त्योहार भी हैं। विभिन्न चुनौतियों के बीच इन त्योहारों में देश की एकता का सशक्त होना आपकी तैयारियों का भी प्रतिबिंब है। संविधान में भले कानून और व्यवस्था राज्यों का दायित्व है, लेकिन ये देश की एकता अखंडता के साथ भी उतने ही जुड़े हुए हैं। विकसित भारत का निर्माण गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और सबसे प्रमुख बात नागरिक कर्तव्य, इन पंच प्राणों का महत्व आप सभी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। ये एक विराट संकल्प है जिसको सिर्फ और सिर्फ सबका प्रयास से ही सिद्ध किया जा सकता है। जब ये सुशासन के मूल में होंगे तो भारत के सामर्थ्य का विराट विस्तार होगा। जब देश का सामर्थ्य बढ़ेगा तो देश के हर नागरिक, हर परिवार का सामर्थ्य बढ़ेगा। यही तो सुशासन है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने का भी काम हुआ है, जिसे एक राज्य के अच्छे प्रयोग को देश भर के राज्य स्वीकार कर सके। राज्यों ने अपनी कुछ तकलीफें भी यहाँ मंच पर रखी हैं, जिसका समाधान भारत सरकार के सहयोग से वो चाहते हैं। केंद्र से उनकी जो अपेक्षा है उसको भी मंच पर रखने का काम हुआ है और कुछ अच्छे सुझाव भी आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर ये सारी समस्याओं के समाधान की ओर एक वाक्यता के साथ आगे बढ़ेंगे। आज इस विशेष सत्र के उपरांत 4 सत्र और होंगे, जिसमें साइबर अपराध, नारकोटिक्स, कन्विक्शन रेशियो बढ़ाना, दोष सिद्धि का प्रमाण बढ़ाना और सीमा सुरक्षा का प्रबंधन, ये 4 विषयों पर विशद चर्चा होने वाली है। पूरे चिंतन शिविर में 2 दिन में आपने आजादी की जब शताब्दी मनाई जाएगी तब भारत सरकार के जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, इसमें गृह मंत्रालय के लक्ष्यों। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ में लखनऊ से ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही देहरादून से शहबाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली से पीयूष तिवारी भी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पीयूष, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, हरियाणा के अंदर आज एक बड़ा चिंतन शिविर किया गया, जिसमें सीधे तौर पर सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि पूरे देश में जो तमाम राज्य हैं उनमें किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जाए, कैसे समन्वय बिठाया जाए सभी राज्यों के बीच में, इसको लेकर चिंता की गई और एक तरह से देखा जाए तो चर्चा की गई।
जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो हरियाणा के सूरज कुंड में राजहंस होटल में ये 2 दिनों तक चिंतन शिविर चला है। थोड़ी देर तक और ये चिंतन शिविर चलेगा, चूँकि तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई। पहले दिन की अगर हम बात करें तो पहले दिन आग से सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई, होमगार्ड को लेकर चर्चा हुई, शत्रु से जुड़े हुए संपत्ति को लेकर सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। इन तमाम बिंदुओं पर कल चर्चा हुई। इसके अलावा कल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी 7 बजे के आसपास रखा गया था। और आज की अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो आज योग शिविर का आयोजन किया गया था। जिन लोगों ने चिंतन शिविर में हिस्सा लिया, चाहे हम बात करें उन मुख्यमंत्रियों के जिनके पास गृह विभाग है, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, या जितने भी गृह सचिव, डीजीपी और तमाम अधिकारी जुड़े हुए थे, उन्होंने योग किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन हुआ। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कई बातों का जिक्र किया, सुरक्षा से जुड़े हुए चीजों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ को जब भी अब लोग देखते हैं या पुलिस के जवानों को देखते हैं तो एक सुरक्षा का भाव पैदा होता है, और ये पहले से बेहतर कहीं ना कहीं सुखद अनुभव देता है, क्योंकि जब एनडीआरएफ की टीम आपात स्थिति में कहीं पे पहुंचती है तो लोगों को भरोसा हो जाता है और लोग कहते हैं कि अब एनडीआरएफ वाले आ गए हैं, अब एनडीआरएफ वाले स्थिति को संभाल लेंगे। यही इसी बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं राज्यों के पुलिस की भी तारीफ की कि कोरोना काल में राज्यों की पुलिस ने किस तरीके से काम किया। आज की अगर हम बात करें तो आज साइबर सुरक्षा पर चर्चा हुई है। इसके अलावा सीमा सुरक्षा पर चर्चा हुई है और अन्य विषयों को देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई है। जो राज्य के बॉर्डर जो है वो अलग देशों के दूसरे देशों से सटे हुए हैं, उन राज्यों को लेकर खासतौर पे चर्चा हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पे कहा कि जो राज्य दूसरे देशों की से जिन राज्यों की सीमाएं सटी हुई हैं वहां पे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, और विजन 2047 का जिस तरीके से लक्ष्य रखा गया है, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना है, सशक्त करना है, उसको लेकर आज चर्चा हुई है। महिला सशक्तिकरण पर आज ज्यादा फोकस किया गया, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संबोधित किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम यहाँ पे चिंतन शिविर में मौजूद अधिकारियों और मुख्यमंत्रियों को, तो साफ तौर पे कहा उन्होंने कि किस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने लाल किले के प्राचीर से 5 प्रण लिए थे उसको किस तरीके से पूरा करना है, किस तरीके से डिजिटलाइजेशन करना है, थानों में किस तरीके से डिजिटल थानों को करना है, पकड़ किस तरीके से बनाना है, पारदर्शी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। इसको लेकर उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक फेक न्यूज फैलाने से बड़ा बवाल हो जाता है और इस पर सुरक्षा एजेंसियों को देखना होगा और सतर्क रहना होगा। इसके साथ ही हम बात करें तो तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई। 2047 तक किस तरीके से भारत की कानून व्यवस्था को और भी सुदृढ़ बनाना है, इसको लेकर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि करीब 44 अरब 59 करोड़ के आसपास अवैध संपत्ति की जब्तीकरण हुई है और कार्रवाइयां हुई हैं। इसके साथ ही एनसीआरबी की रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया कि किस तरीके से महिला अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने न्याय दिलाया है। तो निश्चित तौर पे जो 2 दिवसीय चिंतन शिविर चला है और अभी भी थोड़ी देर और चिंतन शिविर चलेगा, इसमें तमाम एक बिंदु पे किसी भी सुरक्षा से जुड़े हुए किसी भी बिंदु को छोड़ा नहीं गया, हर उस बिंदु को छुआ गया है, हर उस बिंदु पर चर्चा की गई है और एक बिंदु पर 3-3, 4-4 घंटे तक चर्चा हुई है। चाहे महिला सुरक्षा की बात करें, साइबर सुरक्षा की बात करें, और सबसे बड़ी जो बात हुई है वो हुई है राज्यों के समन्वय को लेकर। इस तरीके से एक राज्य दूसरे राज्य के साथ समन्वय बनाए, क्योंकि आमतौर पे कई राज्यों में देखा गया है कि सीमा विवाद होता है, कई राज्यों में देखा गया है कि कानून व्यवस्था के क्षेत्र को लेकर, कानून क्षेत्र को लेकर कई बार विवाद हो जाता है। तो इसको लेकर किस तरीके से समन्वय बनाया जाए, और सबसे बड़ी बात जो कही गई है वो कहा गया है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग गलत कामों में जो किया जा रहा है उस पर किस तरीके से रोक लगाई जाए, इस पर काम करना होगा। कहीं ना कहीं इशारा सीधे तौर पे जो ड्रग्स तस्करी होती है उसको लेकर था कि किस तरीके से ड्रोन का उपयोग हो जाता है, अवैध हथियारों का जिक्र हुआ कि उस पर किस तरीके से रोक लगाया जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने सुरक्षा बलों को और मजबूत जब तब होंगे जब राज्य समन्वय बनाएंगे, एक दूसरे से प्रेरणा लेंगे। तो प्रधानमंत्री ने इन सब तमाम बातों का जिक्र किया। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कानून मंत्रालय की जब बैठक हुई तो उन्होंने कहा था कि अदालतों को भी लाइव स्ट्रीमिंग उनकी होगी और पारदर्शी बनाया जाए, तब कहीं ना कहीं और लोगों का भरोसा होगा। तो निश्चित तौर पे सुरक्षा के दृष्टिगत 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन सूरज कुंड में किया गया था। तमाम विषयों को लेकर यहाँ पे चर्चा हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी तमाम बातों को कहा, किस तरीके से नक्सलवाद को खत्म करना है, किस तरीके से देश से आतंकवाद को खत्म करना है और किस तरीके से सुरक्षा बलों को वहां तक पहुंचाना है जहां आतंकवाद है उसको जड़ से कैसे खत्म किया जाए आतंकवाद को, उसको लेकर
लेकर यहाँ पे चर्चा हुई। टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरीके से प्रयोग किया जाए, बॉर्डर पे की सुरक्षा टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरीके से और सुदृढ़ की जा सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं चिंतन शिविर में आज चर्चा हुई है। कल भी चर्चा हुई थी। निश्चित तौर पे जिस तरीके से चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, हालांकि अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी इस चिंतन शिविर में हिस्सा नहीं ले रही, उन्होंने नहीं लिया और उनके किसी भी प्रतिनिधि ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। बिहार के मुख्यमंत्री या बिहार के किसी प्रतिनिधि, यही दो राज्य है जिसके किसी ममता बनर्जी की खास तौर पे बात करें, क्योंकि बंगाल से कोई भी प्रतिनिधि, चाहे डीजीपी की बात करें, गृह सचिव की बात करें या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करें, उन्होंने हिस्सा नहीं लेगा। चूंकि देश की सुरक्षा की बात थी, उसको लेकर चर्चा होने वाली थी। तो ऐसे में कई सवाल, कई प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। लेकिन अन्य राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री यहाँ पे सम्मिलित थे, जिनके पास गृह विभाग है। खासतौर पर अगर हम बात करें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, माफ करिएगा, पुष्कर सिंह धामी की बात करें, तो ये सब तमाम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के सभी मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद थे। गृह सचिव मौजूद थे, डीजीपी मौजूद थे और सभी लोगों ने एक तरीके से साझा रणनीति बनाई है कि किस तरीके से 2047 तक और भारत की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जनता का भी सुरक्षा का विषय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी प्रतिनिधि के लिए। ऐसे में हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, ब्रजेश श्रीवास्तव लखनऊ से। ब्रजेश जी, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो पिछले कुछ सालों में लगातार जो अपराध का जो ग्राफ था वो उत्तर प्रदेश के अंदर कम हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं और यही मैसेज चिंतन शिविर में भी गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यूं तो ये गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर था, यूं तो ये जो है इंटरनल सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर, वो तमाम जो है मुद्दों को लेकर के बातचीत हो रही थी। इसमें देश भर के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री थे, डीजीपी थे, इसके साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और गृह विभाग से जुड़े हुए तमाम अधिकारी थे। लेकिन हर किसी का फोकस योगी आदित्यनाथ को लेकर के था। आप इस बैठक से ठीक पहले सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर एक जो है योगी आदित्यनाथ का जो योगी मॉडल है वो लगातार नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था। ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश की पर देश भर की नजर है, उत्तर प्रदेश में देश के 140 करोड़ आबादी की नजर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो योगी मॉडल आज पूरे देश में फेमस है। आज हर एक राज्य जानना चाहता है कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से अपराध युक्त प्रदेश को, जो पूरी तरीके से अपराध के लिए जाना जाता था, जो है वो कैसे जो है क्राइम स्टेट को अपराध मुक्त प्रदेश के तौर पर जो है उन्होंने लेकर के, ये एक बड़ी बात है। प्रधानमंत्री का संबोधन के बाद जो है मुख्यमंत्री ने उनका शुक्रिया अदा किया। उससे पहले जब वो चिंतन शिविर में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी पुलिसिंग को 4 तरीके से मजबूत किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को हमने भर्ती किया, भर्ती करने के बाद पुलिस के मॉडर्नाइजेशन को लेकर के काम किया हमने, मॉडर्नाइजेशन के बाद हमने उसके जो है रिफॉर्म को लेकर के काम किया, उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का काम किया और उसके बाद सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन में उसको मजबूत किया। यानी कि पुलिस को न सिर्फ संख्या बल बढ़ाया, संख्या बल बढ़ाने के साथ जो संख्या थी उसको हमने अत्याधुनिक तकनीक के साथ जोड़ा, उसको डिजिटलाइजेशन किया, उसको अत्याधुनिक आयुध के साथ साथ अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ हमने अपने पुलिस कर्मियों को युक्त किया और उसके शानदार नतीजे सामने आए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि एनसीआरबी के वो तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की तस्वीर किस तेजी के साथ बदली है। आप सोचिए, ये उत्तर प्रदेश वही है जहां पर जो है आज भी जो है एनसीआरबी के आंकड़ों में सैकड़ों की तादाद में दंगे दर्ज होते थे, लेकिन आज 2021 को छोड़ दिया जाए, एक घटना को छोड़ दिया जाए तो 2019, 2020, 2021 और 2022 पूरी तरीके से दंगा मुक्त रहा उत्तर प्रदेश। महिलाओं के खिलाफ अपराध में जहां कुख्यात रहा है उत्तर प्रदेश, वही महिलाओं के खिलाफ अपराध में न सिर्फ जबरदस्त तरीके से कमी आई है, बल्कि इसके साथ ही महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में सजा दिलाने का जो एवरेज है वो देश में नंबर 1 बना है उत्तर प्रदेश। इसके साथ ही अगर आप देखिए किस तरीके से अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने में, अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने में, अपराधियों को जो है एनकाउंटर के जरिए मार गिराने में या फिर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है। तो ये वो तमाम आंकड़े हैं जो बताते हैं कि तस्वीर कैसे बदली है। बिल्कुल, आप सोचिए 59 अरब 44 करोड़, माफ कीजिएगा 44 अरब 59 करोड़ से ज्यादा की जो अपराधियों की संपत्ति है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने जब्त किया है। अपराधियों पर किस तरह से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं ये हर किसी ने तस्वीर
यहां तक कि जो है कई बार इसको लेकर के सवाल भी खड़े हुए, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपनी राह से भटके नहीं, बल्कि उनका टारगेट था कि अपराध मुक्त करना। तो अपराध में जबरदस्त कमी आई है, हत्या, लूट, अपहरण, डकैती के मामलों में तो कमी आई है, लेकिन जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो बाल अपराध और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में जबरदस्त कमी आई है। तो ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिसिंग है वो कैसे एक्टिव मोड में आई है। ये वही पुलिसिंग है, इसमें बहुत ज्यादा भर्तियां नई नहीं हुई हैं, लेकिन जो लोग थे उनको किस तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया, उनको एजुकेट किया गया, उनको परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट किया गया और उनको एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके वेल इक्विप्ड किया गया, जिसके बाद ये नतीजे सामने आए हैं। और आज पूरी देश देख रहा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जो है न सिर्फ ऑपरेशन चले हैं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन हुआ है। बिल्कुल, हमारे साथ में न्यूज़ रूम से आशीष चतुर्वेदी भी इस वक्त लगातार बने हुए हैं। आशीष जी, देखिए आजकल के अगर टाइम में देखा जाए तो साइबर क्राइम जो कि सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसको लेकर भी एक बात खुद प्रधानमंत्री ने भी कही कि अपराधी जो है वो तकनीक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए कृतिका, मैं आपको बताऊं कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो ये बैठक हो रही है गृह मंत्रालय की, एक महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्योंकि 2 दिवसीय जो इसका नाम दिया गया है चिंतन शिविर तक नहीं पहुंच पा रही है। जी आशीष जी, देखिए अगर देखा जाए तो आज के तारीखों में सबसे ज़्यादा जो रेट बढ़ रहा है वो है साइबर क्राइम का। तो इस साइबर क्राइम पर कैसे रोक लगाई जा सकती है, और क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने ये बात कही है कि साइबर क्राइम में अपराधी जो है तकनीक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो 2 दिवसीय चिंतन शिविर किया जा रहा है, जो बैठक की गई है गृह मंत्रालय के द्वारा, जिसमें खुद अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई है, और उसमें राज्यों के गृह मंत्री भी हैं, और जो गृह मंत्रालय जो गृह विभाग जिन राज्यों में मुख्यमंत्री के पास है वो मुख्यमंत्री भी यहाँ पर उन्होंने शिरकत की है। इसके अलावा जो राज्यों के चीफ सेक्रेटरी हैं, डीजीपी हैं, वो यहाँ पर हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी हैं, और जो पैरामिलिट्री फोर्स के महानिदेशक हैं वो भी इसमें सम्मिलित हुए, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा का मामला है। और आंतरिक सुरक्षा की जब बात की जाती है तो वो पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है, पुलिस के ऊपर पूरा दारोमदार है आंतरिक सुरक्षा को लेकर। उसकी ही बात आज जो प्रधानमंत्री ने भी की थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना काल का जो उन्होंने वर्णन किया कि किस तरह से पुलिस ने मानवीयता दिखाते हुए अपनी चिंता किए बिगड़ जो हेल्प की है, जो लोगों की हेल्प की, सबसे ज़्यादा मदद की पुलिस ने, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। इसके अलावा जो साइबर क्राइम को लेकर जो बात हुई कि साइबर क्राइम जो है वो आजकल अपराधी जो है साइबर क्राइम जो अपराध करते हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन पुलिस को उससे ज़्यादा एक्टिव होना होगा, राज्यों को उससे ज़्यादा एक्टिव होना होगा, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी नई जो आ रही है वो अख्तियार करनी होगी। उन्होंने ड्रोन की बात कही कि जो सीमाएँ हैं, जो ड्रग्स तस्करी है उसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। नई इक्विपमेंट जो है ड्रोन में किस तरह से और अख्तियार किए जाएं, नई टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करके पुलिस जो है वो ट्रेस कर सके अपराधियों को। इसके अलावा जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो हो रही है, ज़्यादातर सीमाएं जो जुड़ी हुई हैं राज्यों की, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जुड़ी हुई हैं, वहाँ ज़्यादातर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, साइबर अपराध हो रहे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरह की बात हो रही है उसमें भी टेक्नोलॉजी नई किस तरह से लाई जाए जिससे कि इसको भी कम किया जाए। तो यही सब जो 2 दिन का जो चिंतन शिविर आयोजित किया गया था, जो एक महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है गृह मंत्रालय की, जो अभी भी चल रही है और कुछ देर बाद ही ये खत्म होगी। 2 दिवसीय चिंतन शिविर का समापन होगा, उसका जो सार निकल कर आएगा उसके बाद पता लगेगा कि इस चिंतन शिविर का सार क्या निकला, क्या क्या चीज़ें हुई। क्योंकि ये एक छत के नीचे एक ऐसा आयोजित किया गया है, एक ऐसे आयोजन किया गया है बैठक का जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे वो डीजीपी हों, चाहे चीफ सेक्रेटरी हों, एक खुले मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री से अपनी बात को साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे स्टेट का क्या मामला है, हमारा स्टेट और जिन राज्यों ने अच्छी तरह से काम किया है, जैसे उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़ों के अकॉर्डिंग जो महिला अपराध हैं वो कम हुए हैं। तो एक प्रोजेक्ट के तौर पर भी उनको दूसरे राज्यों से सबक लेना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने क्राइम को कंट्रोल किया। तो इंटर स्टेट का जो मामला था, सीमा प्रबंधन का जो मामला है, एक महत्वपूर्ण बिंदु है सीमा प्रबंधन का भी, कि किस तरह से जो है, क्योंकि ज़्यादातर जो अपराध होते हैं एक राज्य से अपराध करके अपराधी दूसरे राज्य में की सीमा में चले जाते हैं, उसमें पुलिस इस बात में उलझी रहती है कि ये हमारे क्षेत्र का मामला नहीं है, ये दूसरे राज्य के क्षेत्र का मामला है। तो इसको कैसे ट्रेस किया जाए, इसको कैसे शॉर्ट आउट किया जाए,
इसका उसमें समावेश किया गया है। चिंतन शिविर में इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा कि किस तरह से इसको ट्रेस किया जाए। एक हो सकता है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक टास्क फोर्स का भी गठन किया जा सकता है, जो इंटर स्टेट जो है राष्ट्रीय राज्यों के समन्वय को लेकर एक इंटर स्टेट टास्क फोर्स का भी गठन किया जा सकता है, जिसमें इस तरह का जो मामला होते हैं जहां सीमाओं को देखते हुए विवाद होते हैं उसको ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि राज्यों की जो टास्क फोर्स होगी वो उसमें काम करेगी इंटर स्टेट की। जो इस तरह से जिस तरह से भी ये अपराधी हैं उनको कंट्रोल किया जाए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आंतरिक सुरक्षा, जो देश की आंतरिक सुरक्षा है उसको कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, कैसे ताकतवर किया जाए, क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज लाई जाएं, क्या नए उपकरण लाए जाएं, क्या इक्विपमेंट्स लाए जाएं। और इन सबको जो है, इन सबके ही मद्देनजर ये 2 दिन का शिविर जो है गृह मंत्रालय की तरफ से आयोजित किया गया था, जिसमें यही महत्वपूर्ण था कि आंतरिक सुरक्षा को कैसे मजबूत किया जाए। जी कृतिका, शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कैंट केंद्रीय विद्यालय में 51वीं केंद्रीय विद्यालय राष्ट्रीय स्पोर्ट्स मीट 2022-23 में लॉन टेनिस बालिका वर्ग का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्पोर्ट्स मीट में दिल्ली की टीम ने कमाल करते हुए अंडर 17 और अंडर 14 कैटेगरी के सिंगल्स और डबल्स दोनों वर्गों में गोल्ड जीतकर खिताब अपने नाम किया। उनकी इस जीत पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर दोनों को बधाई दी। बता दें कि दिल्ली की ओर से इला पांडे ने अंडर 17 कैटेगरी में 4 बार की चैंपियन रही चेन्नई की टीम को सिंगल्स और डबल्स दोनों में मात देकर खिताब पर कब्जा किया। इला ने सिंगल्स फाइनल में चेन्नई की धन्या को 5-2 से हराया, जबकि डबल्स में अपने साथी खिलाड़ी जितेश कुमारी के साथ मिलकर चेन्नई की डी दर्शनी और ए के लक्ष्मी को 5-3 से हराया। और अंडर 14 कैटेगरी में दिल्ली टीम के खिलाड़ी वैष्णवी पांडे ने जयपुर रीजन की रिद्धि को सिंगल्स फाइनल में 5-3 से हराकर गोल्ड अपने नाम किया, जबकि अंडर 14 डबल्स में दिल्ली रीजन की वैष्णवी पांडे और श्वेता ने जयपुर रीजन की रिद्धि और अभिलाषा को 5-3 से हराकर डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। तो स्मृति ईरानी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि ईला वैष्णवी को बहुत स्नेह एवं आशीर्वाद, बेटियों की उन्नति, उनका वैभव जीवन का सबसे बड़ा सुख है। और इसी के साथ फिलहाल 4 के चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।